हेलो स्टूडेंट्स, देखो कल हमने SN1 SN2 अभिक्रिया के अध्ययन किया था और SN1 SN2 अभिक्रिया में हमने अंतर भी पढ़े थे। अंतर बाद में पढ़ने चाहिए थे लेकिन टाइम कम था, वीडियो लंबी बन जाती, इसलिए हमने क्या है वहीं की वहीं अंतर पढ़ लिए। लेकिन इससे पहले हमको पढ़ना था SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक और SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज मैं सबसे पहले जो बात करता हूँ वो बात करता हूँ कि SN1 जो अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया है, इस SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले, SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से जो कारक हैं वो SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान करेंगे कि जो मैंने SN1 अभिक्रिया करवाई थी, SN1 अभिक्रिया में क्या क्या पढ़ा था। मैंने बताया कि SN1 जो अभिक्रिया होती है वो दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? दो पदों में संपन्न होती है। पहले स्टेप में या फर्स्ट पद में तो किसका निर्माण होता है? कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोकैटायन मध्यवर्ती। जब तुमको पता है कि कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का निर्माण होता है और आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, नहीं अब पढ़ोगे, कि कार्बोकैटायन के स्थायित्व का जो क्रम है वो क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी रहता है, उससे कम जो स्थायी रहता है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन रहता है, और उससे कम कौन सा रहता है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन रहता है, और सबसे कम जो स्थायी है वो कौन सा रहता है? मेथिल कार्बोकैटायन रहता है। तो एक चीज़ देखिए कि आपने पढ़ा कि फर्स्ट स्टेप में, किस स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में या प्रथम पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता था या हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ था। यहाँ से Br- बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया था। कहाँ चला गया था? बाहर निकल गया था। ये स्लो स्टेप धीमा पद, RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारण पद। और यहाँ पर किसका निर्माण हुआ था? कार्बोकैटायन का। किसका निर्माण हुआ था? कार्बोकैटायन का। एक चीज देखिए, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी रहता है। कौन सा कार्बोकैटायन? 3 डिग्री। उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सबसे कम जो स्थायी रहता है वो क्या रहता है? मेथिल कार्बोकैटायन। यदि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा अर्थात स्थायित्व उसका ज़्यादा रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री जो एल्केल हैलाइड है, इनके संगत 3 डिग्री जो एल्केल हैलाइड है उनकी क्रियाशीलता क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 3 डिग्री एल्केल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होगा जो कि अधिक स्थायी कार्बोकैटायन होता है, अधिक स्थायी कार्बोकैटायन होता है। इसलिए विभिन्न कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम है वो क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल कार्बोकैटायन। इसके संगत एल्केल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम भी क्या रहेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल कार्बोकैटायन। अर्थात मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 3 डिग्री जो एल्केल हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक रहती है। क्या रहती है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन एल्केल हैलाइड की जो क्रियाशीलता सबसे अधिक रहती है। 2 डिग्री एल्केल हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता 3 डिग्री से क्या होती है? कम होती है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। और उससे कम 1 डिग्री एल्केल जो हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। और सबसे कम जो क्रियाशीलता रहती है मेथिल हैलाइड की। किसकी रहती है? मेथिल हैलाइड की। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एल्केल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम रहेगा वो 3 डिग्री एल्केल हैलाइड सबसे अधिक रहेगा। 3 डिग्री एल्केल हैलाइड सबसे अधिक रहेगा, उससे कम 2 डिग्री एल्केल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्केल हैलाइड, और सबसे कम जो रहता है वो मेथिल हैलाइड रहता है। तो पहला आपको अभिक्रिया की दर को पहले जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या लिख सकता हूँ? एल्केल हैलाइड। क्या? एल्केल हैलाइड। और एल्केल हैलाइड क्या प्रभावित करते हैं? एल्केल हैलाइड। यदि 3 डिग्री एल्केल हैलाइड है तो
क्रियाशीलता सबसे अधिक रहेगी, 2 डिग्री है उससे 3 डिग्री से कम रहेगी। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है वो किसको प्रभावित करती है? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा कि एल्किल हैलाइड की सांद्रता है या एल्किल हैलाइड है वो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? प्रभावित करता है। यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी, यदि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो अभिक्रिया 3 डिग्री की तुलना में धीमे होगी, और यदि 1 डिग्री है तो अभिक्रिया इसकी तुलना में भी धीमी होगी। और मैथिल हैलाइड है तो ये अभिक्रिया, इनकी जो अभिक्रिया बहुत ही नगण्य होती है या बहुत धीमी होती है या देते ही नहीं है, और देते हैं तो कौन सी देते हैं? SN2 अभिक्रिया देते हैं। अब देखो दूसरे में इसके अभिकारक की बात करता हूँ, दूसरे अभिकारक की बात करता हूँ। दूसरा जो अभिकारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला है वो है रेशमीकरण। क्या है? रेशमीकरण, रेशमीकरण, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन। रेशमीकरण क्या होता है? तो रेशमीकरण के बारे में हम बात करें तो देखो आपने पढ़ा था कि SN1 जो अभिक्रिया है, इस SN1 अभिक्रिया में पढ़ा था आपने सेकंड स्टेप या द्वितीय पद। क्या पढ़ा था? सेकंड स्टेप या द्वितीय पद। और सेकंड स्टेप द्वितीय पद में आपने देखा था कि पहले स्टेप में देखा कि आपने कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। और कार्बोकैटायन का पहले स्टेप में जो निर्माण हुआ था, आप सभी जानते हो कि कार्बोकैटायन का जो संकरण होता है वो sp2 होता है। कौन सा होता है? sp2 संकरण होता है। और जब sp2 संकरण होता है तो मॉलिक्यूल या अणु की जो आकृति है या संरचना है वो कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय होती है। देखो इस टाइप की, ये मैथिल कार्बोकैटायन में 3 डिग्री की टर्सरी मैथिल कार्बोकैटायन, जैसे कार्बन यहाँ पर है, ये इधर एक मैथिल ग्रुप, इधर मैथिल ग्रुप और इधर मैथिल ग्रुप, ये मैथिल और ये मैथिल, यहाँ पर क्या है? कार्बन। और इस पर पॉजिटिव चार्ज है जो उसकी p ऑर्बिटल में ऊपर और नीचे लूप में उपस्थित है, p ऑर्बिटल की लूप में ऊपर नीचे उपस्थित है। देखो सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया? कार्बोकैटायन था, मैं इस टाइप से पकड़ लूँ इसको या इस टाइप से, क्या है? कार्बोकैटायन। क्या है? कार्बोकैटायन। आपको पता है ये समतल त्रिकोणीय है, एक ही तल में सभी अणु ये काटें तो देखो सभी ये मैथिल, ये कार्बन सभी क्या हैं? एक ही तल में। मैं इसको काटूं तो ये क्या है? सभी आधे आधे कट जाते हैं। तो इनको कहते हैं समतल त्रिकोणीय। क्यों कहते हैं? कि 3 कोण बन रहे हैं और 3 कोण का योग क्या है? यहाँ पर क्या 360 और 3 का भाग दूं तो प्रत्येक कोण का मान कितना आएगा? 120 डिग्री आता है। अब यहाँ पर देखो इसकी समतल त्रिकोणीय इसकी संरचना है, और आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, देखो इधर से भी आ सकता है क्योंकि त्रिविमीय मादा यहाँ पर भी सेम है, ऐसी जैसी किधर है? आगे की तरफ। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल आगे से भी आ सकता है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी आ सकता है। अर्थात जब इधर से न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही आएगा तो इधर इसका क्या बनेगा? इधर से आएगा तो इधर वाला प्रोडक्ट बनेगा और इधर OH या नाभिक स्नेही का क्या होगा? अटैक होगा। यदि इधर से आता है तो इधर OH जुड़ जाएगा, और दोनों की बनने की संभावना क्या है? 50-50% है। अर्थात 50% तो डी रूप का निर्माण होगा और 50% एल रूप का निर्माण होता है। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि SN2 अभिक्रिया में ध्रुवण घूंडक अभिकारक लिया जाए। क्या? ध्रुवण घूंडक। देखो ध्रुवण घूंडक क्या है? जिसमें मान लो मैं ले रहा हूं कि ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और 2 ब्रोमो ब्यूटेन, देखो सबसे पहले तो ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन ऊपर लिख देता हूं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देखो 2 ब्रोमो ब्यूटेन क्या है? ये C, ये Br, ये C2H5 और ये H। ये क्या है? क्रेल कार्बन ध्रुवण घूंडक। अब देखो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है
तो SN1 अभिक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या ये एल्किल हैलाइड बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या जाएगा, ये स्लो स्टेप रहेगा। पहला पद कैसा रहेगा, स्लो स्टेप या RDS। और यहाँ पर देखिए इसका निर्माण होगा CH3 और ये H और ये C2H5 और ये किसका निर्माण होगा, कार्बोकैटायन का। अभी मैंने बताया कि जो कार्बोकैटायन होता है sp2 संग्रहित रहता है, समतल त्रिकोणीय इसकी आकृति रहती है, या समतलीय क्या रहती है, आकृति रहती है। और अभी मैंने आपको देखो ये बताया बाकायदा कि किस टाइप की इसकी आकृति है। आपको पता है त्रिविम रसायन आपने पढ़ा होगा कि जो बेज होता है वो वक्ता की तरफ होता है, अर्थात देखने वाले की तरफ। कैसे होता है, देखो ये CH3 है, ऊपर क्या है CH3, इधर ये डैश वाला क्या है C2H5, ये इस टाइप से, देखो इस टाइप से। अब ये कैसे है, या 2D में दर्शाया गया, 3D में दर्शाने के लिए इस टाइप से होगा। ये मैथिल ग्रुप है आपका, ये कार्बोकैटायन वाला कार्बन है और ये आपकी तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। इधर क्या है C2H5, इधर क्या है C2H5। तो देखो मैं देखने के लिए इसको बताता हूँ, जो बेज या सॉलिड लाइन से होता है वो वक्ता की तरफ होता है, अर्थात ये आगे की तरफ होता है यूँ। और इस C2H5 है जो डॉटेड लाइन वाला है पीछे की तरफ होता है, जो कि मैंने पीछे को इस टाइप से प्रदर्शित कर दिया है C2H5। तो अब देखो इसकी आकृति है वो कैसी है, समतल त्रिकोणीय। कैसी है, समतल त्रिकोणीय। अब देखो सेकंड स्टेप की मैं बात करूँ तो सेकंड स्टेप में आपको पता है सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन है। क्या है, कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन। अब जब ये कार्बोकैटायन है, आपको पता है इस कार्बोकैटायन की जो संरचना है समतल त्रिकोणीय है। क्या है, समतल त्रिकोणीय। तो यहाँ देखो ये नाभिक जो स्नेही है इधर से भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि समान त्रिविमीय बाधा है, और इधर भी क्या है, इधर से भी अटैक कर सकता है। हो सकता है कि जिधर से हैलाइड आयन निकला हो उधर से ही नाभिक स्नेही का अटैक हो सकता है, होता है। या हो सकता हो कि नाभिक स्नेही जिधर से निकला है या हैलाइड आयन जिधर से निकला है, हैलाइड आयन जिधर से निकला है, नाभिक स्नेही का अटैक उससे क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। मान लो इधर से अटैक होगा तो ये बेज और ये H, ये क्या है H, और ये C2H5, C2H5 और ये क्या है OH, और ये क्या है CH3, ये क्या है CH3। यदि मैं इसको सही प्रदर्शित करूं, ये क्या है CH3। और इधर मैं बात करूं नाभिक स्नेही का अटैक, मान लो इधर से होता है CH3 OH H C2H5, C2H5। तो देखो यहाँ पर दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना है, और दोनों का विन्यास क्या है, डिफरेंस है। 50% तो ये बनता है और 50% ये बनता है। और तुमको पता है ये दोनों जो उत्पाद हैं वो क्या है, ध्रुवण घूंडक, क्या है, प्रकाशिक समावयवी, अर्थात इनका दोनों पर क्या है, क्रेल कार्बन है। ये दोनों क्या है, क्रेल कार्बन। और ये दोनों जब ध्रुवण घूंडक यौगिक हैं तो 50% इसका L रूप है और 50% इसका क्या है, D रूप है। और दोनों के समान अनुपात या सममोलर मिश्रण को क्या कहते हैं, रेशमिक मिश्रण। D रूप व L रूप के सममोलर मिश्रण, क्या, सममोलर मिश्रण या सम अणुक मिश्रण को क्या कहते हैं, रेशमिक मिश्रण कहते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि SN1 अभिक्रिया में सबसे पहले जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है, एल्किल हैलाइड की क्या सांद्रता, या एल्किल हैलाइड की कोटि, 3 डिग्री या 2 डिग्री या 1 डिग्री है। दूसरे की हम बात करें कि ध्रुवण घूंडक जो अभिक्रिया होती है, इसमें SN2 अभिक्रिया, SN1 जो अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, रेशमिक मिश्रण बनता है, रेशमिक मिश्रण बनता है। और रेशमिक मिश्रण कैसा बनता है कि 50% D रूप होता है, 50% L रूप होता है। इन दोनों का सममोलर मिश्रण होता है, वो क्या कहलाता है, रेशमिक मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशमिक मिश्रण। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो याद करो, सबसे पहले मैंने SN2 अभिक्रिया में क्या कराया था, SN2 अभिक्रिया में कितने पद में संपन्न हुई थी, SN2 अभिक्रिया एक पद में, किसके माध्यम से, संक्रमण अवस्था के माध्यम से। किसके माध्यम से, संक्रमण अवस्था के माध्यम से। और याद करो SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही का आक्रमण किधर से हुआ था,
SN2 अभिक्रिया में आपको सबको पता है कि नाभिक स्नेही का आक्रमण किधर से हुआ था, बैक साइड से अटैक हुआ था, किधर से, बैक साइड से। तो देखो SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ SN2 अभिक्रिया। ये कोई हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्या है, Cl, और यहाँ पर मैंने बात की थी इधर से नाभिक स्नेही का क्या हो रहा था, अटैक। ये बॉन्ड निकलता है और ये जुड़ता है, और जो पहला पद होता है स्लो स्टेप, कैसा होता है, स्लो स्टेप, और इसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कौन सा स्टेप या पद, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला पद। इसमें क्या होता है आपको पता है, एक उच्चतम ऊर्जा की अवस्था बनती है, उच्चतम ऊर्जा की अवस्था बनती है, जिसमें बनने वाले बंध, या इसको मैं 3D में यदि प्रदर्शित करूं इस टाइप से, उच्चतम ऊर्जा की अवस्था होती है जिसमें बनने वाले बंध ना तो पूर्णतः बने हुए होते हैं और ना ही टूटने वाले बंध पूर्णतः टूटे हुए होते हैं, ना ही टूटने वाले बंध पूर्णतः टूटे हुए होते हैं। क्या कहलाती है, संक्रमण अवस्था कहलाती है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का आकार छोटा है, देखो किस टाइप से, मैं बताऊँ आपके लिए। चतुष्फलकीय संरचना है, क्योंकि संकरण क्या है, sp3, संकरण क्या है, sp3। देखो इस टाइप से, सॉरी, देखो इस टाइप से, इस टाइप से। अब ये किस टाइप से, देखो, अरे यार डट रहे भाई, इधर ये हाइड्रोजन, ये सीधा नहीं डट रहा है रे भाइयों, देखो ये इस टाइप से, इधर ये हाइड्रोजन या कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या है, हैलाइड आयन, क्या इधर हैलाइड आयन, और यहाँ पर पीछे से नाभिक स्नेही का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। देखो इधर से नाभिक स्नेही आएगा तो आपको पता है, हाइड्रोजन तो छोटे आकार के, तो इसको रिपेल या प्रतिकर्षित क्या करेंगे, कम से कम करेंगे। लेकिन मैं इनको यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कोई मैथिल ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं, मैथिल ग्रुप, तो आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे एक कार्बन पर। यहाँ पर भी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी तीन कार्बन जुड़ जाएंगे, तीन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे कार्बन पर, और यहाँ पर भी कार्बन पर तीन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो क्या नाभिक स्नेही अब आसानी से आएगा, नहीं आ पाएगा। क्या उत्पन्न होगी, त्रिविमीय बाधा, क्या होगी, त्रिविमीय बाधा या अवरोधक। या मैं बोल दूं कि मैथिल हैलाइड जो होता है वो SN2 अभिक्रिया आसानी से देता है। क्यों आसानी से देता है कि यहाँ पर मैथिल हैलाइड पर उपस्थित, मैथिल हैलाइड के कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु छोटे आकार के होते हैं, और छोटे आकार के होने के कारण नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण कर देता है, किस पर, कार्बन पर आसानी से आक्रमण कर देता है। लेकिन यदि मैं इसमें एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ाते चलूँ, उस पहले एक लगाऊं तो आकार बढ़ेगा, एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ेगा, या मैथिल ग्रुप लगा दूं तो क्या नाभिक स्नेही आसानी से आएगा, नहीं आएगा। क्या उत्पन्न होगी, त्रिविमीय बाधा या अवरोधक उत्पन्न, अवरोधकता उत्पन्न होगी, और त्रिविमीय बाधा अवरोधकता उत्पन्न होने के कारण इस अभिक्रिया की जो दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे अधिक इसकी मैं बात करूँ, क्रियाशील क्या रहता है, मैथिल हैलाइड, क्या रहता है, मैथिल हैलाइड, कौन सी, SN2 अभिक्रिया में। उसके बाद कौन सा रहता है, एथिल हैलाइड, कौन सा रहता है, एथिल हैलाइड, और उसके बाद किसकी, आइसोप्रोपिल हैलाइड, आइसोप्रोपिल हैलाइड, और सबसे एंड की बात करूं तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड, क्या रहता है, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं मैथिल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील रहता है SN2 अभिक्रिया के प्रति। उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रहता है, और उससे कम, सबसे अधिक तो ये रहता है, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रहता है।
और उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड रहता है, और सबसे कम जो एल्किल हैलाइड रहता है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रहता है। यहाँ पर एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का जो क्रम है किसके प्रति, SN2 अभिक्रिया के प्रति क्या है, मैथिल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील है। उसके बाद कौन सा है, मैथिल हैलाइड के बाद कौन सा है, मैथिल हैलाइड के बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और उसके बाद कौन सा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के बाद कौन सा है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है, SN2 अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है, कि त्रिविमीय बाधा बढ़ती जाती है या अवरोधकता बढ़ती जाती है, और अवरोधकता के बढ़ने के कारण SN2 अभिक्रिया की जो दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब नेक्स्ट में इसी में SN2 अभिक्रिया में आपको पता है, क्या पता है, कि देखो क्या पता है मैंने, देखो कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, फास्ट स्टेप हुआ था ये तेजी से संपन्न होने वाला। आपको पता है ये कार्बन क्या है, कार्बन ऊपर क्या है, मैथिल ग्रुप, इधर क्या जुड़ा है, देखो OH, क्या जुड़ा, OH, और Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्या हो गया, बाहर निकल गया। और ये बेज, ये क्या है, बेज, और ये क्या है, डैश, ये क्या है, डैश। तो यहाँ देखिए इस अभिकारक का विन्यास उत्पाद के विन्यास का विपरीत है कि नहीं है, उत्पाद के विन्यास का विपरीत है कि नहीं है। मान लो ये D रूप है तो ये क्या होगा, L रूप, या मैं प्रदर्शित करूं कि ये प्लस धनावेश है तो ये क्या प्राप्त होगा, ऋणावेश। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि SN2 अभिक्रिया में उत्पाद का जो विन्यास है वो अभिकारक के विन्यास का विपरीत प्राप्त होता है। SN2 अभिक्रिया में उत्पाद का जो विन्यास है अभिकारक के विन्यास का विपरीत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विपरीत। और इस परिघटना के बारे में सर्वप्रथम बाल्डन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था, बाल्डन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, बाल्डन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसलिए इस परिघटना को बाल्डन प्रतिलोमन, प्रतिलोमन का मतलब यह है कि यहाँ पर जो उत्पाद का विन्यास है वो क्या हो जाता है, विपरीत। प्रतिलोमन का मतलब भी क्या है, विपरीत। बाल्डन प्रतिलोमन क्या कहते हैं, बाल्डन प्रतिलोमन या बाल्डन प्रतिपन या बाल्डन इन्वर्जन, बाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। इसलिए इस परिघटना को क्या कहते हैं, बाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। और इस परिघटना को मैं देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं आपके लिए। क्या बताऊं, एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं। देखो क्या है एग्जाम्पल, 2 ब्रोमो ऑक्टेन क्या है, -2 ब्रोमो ऑक्टेन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ कराते हैं। -2 ब्रोमो ऑक्टेन देखो इधर से नंबर करेंगे, 2 ब्रोमो कार्बन परमाणु 6, 7 और 8। तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन कैसा है, -2 ब्रोमो ऑक्टेन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ कराते हैं या KOH के साथ कराते हैं। तो आपको पता है इसका आयनन होगा सबसे पहले, और Na++ OH- के रूप में तो NaOH टूटता है, जबकि KOH की बात करें K++ OH- के रूप में टूटता है। और यहाँ पर हमारे को क्या प्राप्त होते हैं, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। क्या प्राप्त होते हैं, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। और यहाँ पर ये आक्रमणकारी जो नाभिक स्नेही है ये SN2 अभिक्रिया में आक्रमण के लिए क्या हो जाता है, तैयार। यहाँ पर देखो वो हैलोजन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ग्रेटर है, अधिक है। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और जैसे ये बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, नाभिक स्नेही का पीछे से क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है। जो पहला पद होता है वो स्लो स्टेप होता है या धीमा पद होता है, या इसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को कहते हैं वेग निर्धारण पद। क्या कहते हैं, वेग निर्धारण पद। वेग निर्धारण पद का मतलब होता है यही अभिक्रिया की दर को, यह जो पद है यह अभिक्रिया की दर को क्या करता है, अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। तो देखो अभिक्रिया में यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1 और 1 2। यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं,
दो अणु और दोनों अणु अभिकारक की जो रेट है वो किस किस पर, एल्किल हैलाइड की सांद्रता और दूसरे एक किस पर, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड करती है। अर्थात यहाँ पर कितने हैं, दो अणु, और दो अणु होने के कारण इस अभिक्रिया की जो रेट है वो कितने कोटि की है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। दो अणु अभिक्रिया की किसमें, स्लो स्टेप में भाग ले रहे हैं, इसलिए यहाँ अभिक्रिया की जो कोटि होती है या अभिक्रिया की जो दर होती है वो कितने कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। अब देखो नेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पर नेक्स्ट में बात करूं तो यहाँ पर आपको पता है उच्चतम ऊर्जा की अवस्था का निर्माण होता है, उच्चतम ऊर्जा की अवस्था का निर्माण होता है। देखो उच्चतम ऊर्जा की अवस्था का निर्माण होता है। ये उच्चतम ऊर्जा की जो अवस्था है इसके बाद क्या होता है, इसमें से Br माइनस बाहर हो जाता है और यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर क्या OH, यहाँ पर क्या है OH और ये H और यहाँ पर क्या है C6H13। तो यहाँ पर देखिए ये -2 ग्रुप ऑफ ऑक्टेन है, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा +2 या बोल दूं मैं ऑक्टेनॉल प्लस ऑक्टेन टू ऑल। यहां देखो इसका विन्यास और इसका विन्यास क्या हो गया, परिवर्तन, क्या हो गया, परिवर्तन। अर्थात उत्पाद का जो विन्यास है वो अभिकारक के विन्यास का क्या होता है, विपरीत प्राप्त होता है। इसलिए इस परिघटना को क्या कहते हैं, बाल्डन परिघटना या बाल्डन प्रतिलोमन या बाल्डन प्रतिपन्न की घटना कहते हैं। इस परिघटना के बारे में सर्वप्रथम बाल्डन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे बाल्डन प्रतिलोमन की घटना कहते हैं। किसकी परिघटना कहते हैं, बाल्डन प्रतिलोपन की परिघटना कहते हैं। अब नेक्स्ट में बात करता हूं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के जो एग्जाम्पल हैं कौन कौन सी हैं, देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले मैं बात करता हूं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्किल साइनाइड का निर्माण। सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का जो निर्माण होता है वो एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा होता है। कैसे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। देखो कैसे, ये बाहर निकलेगा KX और क्या बनेगा RCN, एल्किल साइनाइड। यहाँ ध्यान रखना जो KCN होता है ये आयनिक अवस्था में रहता है, KCN रहता है, आयनिक अवस्था में रहता है। और नेगेटिव जो चार्ज है वो साइनाइड के कार्बन परमाणु पर है। किस पर है, कार्बन परमाणु। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो साइनाइड में कार्बन परमाणु है ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही की तरह। किसकी तरह व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही की तरह। देखो ये पॉजिटिव के रूप में और ये नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव का अटैक होता है और ये बाहर निकलता है। क्या निकलता है, बाहर। और ये X नेगेटिव और K पॉजिटिव मिल करके क्या बना लेते हैं, KX, और R और CN मिल करके RCN या एल्किल साइनाइड का निर्माण करते हैं, एल्किल साइनाइड का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट में एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो देखो मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं। किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो यहाँ देखो मेथिल साइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मेथिल साइनाइड का। और क्या बाहर निकलता है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकलता है। तो देखिए जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है
पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है। तो एल्किल साइनाइड का क्या होता है, निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। अर्थात इसके एग्जाम्पल की बात करें, जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो मेथिल साइनाइड का क्या होता है, निर्माण होता है, मेथिल साइनाइड का निर्माण होता है। देखो हमने मेथिल साइनाइड प्राप्त कर लिया। मेथिल साइनाइड को मैं देखो खोलकर लिख दूं इसको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पर मैं इसका ऑक्सीकरण करूँगा, मतलब इसका जल अपघटन कराऊंगा और इसका अपचयन कराऊंगा, और मैं देखता हूँ कि पूर्ण जल अपघटन कराने पर या हाफ जल अपघटन कराने पर या आंशिक जल अपघटन कराने पर क्या उत्पाद बनता है, पूर्ण अपचयन कराने पर और आंशिक अपचयन कराने पर क्या उत्पाद बनता है। तो देखो बच्चों क्या क्या इसकी कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है। ये मेथिल साइनाइड, इसका मैं पूर्ण जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, पूर्ण अपचयन और आंशिक अपचयन। तो पूर्ण जो जल अपघटन होता है वो होता है तनु HCl द्वारा। किसके द्वारा, तनु HCl द्वारा। पूर्ण जल अपघटन किसके द्वारा होता है, तनु HCl द्वारा होता है। तो देखो भाई मैं इसका पूर्ण जल अपघटन कराऊं तो तनु HCl द्वारा पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो इसमें आपको क्या प्राप्त होगा, एसिटिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। कैसे प्राप्त हुआ वो इसकी क्रियाविधि में यहाँ समझा देता हूँ कि यहाँ से मैं इसका जल अपघटन कराऊँ, 3 बॉन्ड हैं तो एक बार OH H और OH तीनों बॉन्ड टूट गए। तो यहाँ पर देखिए ये तो क्या बन गया, अमोनिया, और इधर क्या बन गया, CH3, ये कार्बन, इस पर OH, दूसरा OH और तीसरा OH, और यहाँ पर क्या बना है, एक नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन, अमोनिया। लेकिन तनु HCl ले रखा है मैंने, क्या ले रखा है, तनु HCl। तो इससे तनु HCl हमारा क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड, जो कि वहाँ बना है। और यहाँ पर आपको पता है कि एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक जो हाइड्रोक्साइड हैं OH हैं वो अस्थायी रहते हैं। क्या रहते हैं, अस्थायी। तो अस्थायी रहते हैं तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ परिघटना करेंगे। कुछ ना कुछ का मतलब ये जलकाणु बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जलकाणु बाहर निकालेंगे। अब मैं यहाँ पर जलकाणु बाहर निकाल देता हूँ। देखो CH3C, एक जलकाणु तो ये रहा और ये डबल बॉन्ड O, तो क्या बना, CH3COOH, अर्थात एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। या मैं बोल दूं ये बॉन्ड इधर और ये OH इधर, और क्या निकला, जल के अणु बाहर निकला। ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड बाहर निकला, तो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, एसिटिक एसिड। क्या बन गया, या एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। तो आपकी समझ में आ गया होगा। देखो तनु HCl द्वारा हमने क्या कराया, जल अपघटन। क्या कराया, जल अपघटन। क्या क्या प्रोडक्ट मिले, एक तो एसिटिक एसिड, एक सह प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ इसका आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन में क्या करना है, HCl ही लेना है, लेने को तो क्या लेना है, HCl। लेकिन यहाँ पर तो तनु लिया है, क्या लिया है, तनु, और यहाँ पर हम लेते हैं सांद्र HCl। क्या लेते हैं, सांद्र HCl। अब सांद्र HCl के द्वारा हम इसका क्या करें, जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं, जल अपघटन। तो कैसे कराएंगे, देखो OH एक बॉन्ड तोड़ा, दूसरा OH एक बॉन्ड दूसरा तोड़ा, तो कितने, देखो ये CH3 है आपका, ये कार्बन, एक OH जुड़ गया और दूसरा OH जुड़ गया। यहाँ पर N, एक H और दूसरा H, या मैं इसको मिक्स करके लिख दूँ CH2। देखो मैंने अभी बताया एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH अस्थायी रहते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या निर्माण होगा, जल के अणु का निष्कासन होगा। क्या होगा, जल के अणु का निष्कासन। और क्या बनेगा, देखो
C डबल बॉन्ड O NH2 CH3, या मैं बोल दूं ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड बाहर निकलेगा OH यहाँ से, H यहाँ से क्या निकला, जलकांडु बाहर निकला और क्या बना, एथेनामाइड, मैथ एथेनामाइड या एमाइड बनता है। क्या बनता है, एमाइड बनता है। और जलकाणु क्या निकलता है, बाहर निकलता है, जलकाणु बाहर निकलता है। ध्यान रखना तनु HCl द्वारा पूर्ण जल अपघटन होता है, क्योंकि जो HCl होता है वो डाइल्यूट होता है। क्या रहता है, डाइल्यूट, मतलब तनु रहता है। और जबकि सांद्र HCl पहले से ही सांद्र रहता है, और सांद्र रहता है तो इतनी आसानी से अपक्रिया नहीं हो पाती है। तो यह क्या करता है, आंशिक जल अपघटन करता है। और आंशिक जल अपघटन करने पर एमाइड का निर्माण होता है, या एथेनामाइड, मैथ एथेनामाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। एथेनामाइड का निर्माण होता है। अब मैं बात करता हूँ इसके अपचयन की। किसकी बात करता हूँ, अपचयन की। तो देखो अपचयन कैसे कैसे कराना है, आप सभी जानते हो। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो पूर्ण अपचयन कराता हूँ मैं। पूर्ण अपचयन किसके द्वारा होता है, सोडियम और एथेनॉल के साथ, सोडियम एथेनॉल के साथ। जबकि आंशिक अपचयन होता है SN + HCl, और बुझाने के लिए SN HCl क्या करता है, पूर्ण अपचयन। लेकिन इसमें हम जल मिला देते हैं, इसलिए आंशिक अपचयन होता है। क्या होता है, आंशिक अपचयन। और इसी अभिक्रिया को कहते हैं स्टीफन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, स्टीफन अभिक्रिया। और सोडियम एथेनॉल द्वारा क्या होता है, सोडियम एथेनॉल द्वारा पूर्ण अपचयन होता है। अर्थात मैं 4 हाइड्रोजन जोड़ दूं यहाँ पर, इसको कहते हैं मेंडियस अभिक्रिया। क्या कहते हैं, मेंडियस अपचयन या मेंडियस अभिक्रिया। तो देखो सबसे पहले मैं पूर्ण अपचयन कराता हूँ इसका। तो देखो बॉन्ड को तोड़ूँ यहाँ से, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो क्या बना, देखो CH3 CH2, 2 हाइड्रोजन हो गए, और NH2, क्या बना, NH2। अर्थात यहाँ पर जो निर्माण हुआ है वो क्या है, प्राथमिक एमीन का निर्माण हुआ है, या एथेनेमीन। क्या निर्माण हुआ है, एथेनेमीन का। CH3 CH2 NH2, मैं बोल दूं प्राथमिक एमीन या एथेनेमीन का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, प्राथमिक एमीन का। अब नेक्स्ट में बात करता हूं इसका आंशिक अपचयन। किसके द्वारा, आंशिक अपचयन। तो देखो आंशिक अपचयन में क्या होता है कि एक बॉन्ड का मैं अपचयन कर रहा हूं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH, यह आंशिक अपचयन। अब इसको मेरे को जल अपघटन कराना होता है। क्या कराना पड़ेगा, जल अपघटन। तो देखो CH3 CH पहले से ही, और 2 OH और आकर के आ गए, यहाँ पर क्या जुड़ गए, 2 OH। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, NH4 प्लस, क्या है, NH4 प्लस। तो यहाँ देखिए, सॉरी NH4 नहीं, NH3। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, दो OH अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड बाहर जाएगा, ये बॉन्ड बाहर जाएगा। तो क्या निकला, जलकांडु बाहर निकला। और क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड O, एथेनॉल या एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिसे बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। ये और ये प्रोडक्ट सेम है। देखो CH3 CHO, एथेनॉल या एल्डिहाइड का। और वो भी कौन सी, एसिटाल्डिहाइड। तो दोबारा से देखेंगे, क्या आपको रिएक्शनों में प्रॉब्लम आती होगी, मेरे को पता है, लेकिन रिएक्शनों में आपको डरना नहीं है। मैं एक एक स्टेप को खोल कर बताऊंगा कि एक एक स्टेप में क्या होता है, कैसे रिएक्शन ये संपन्न होती है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैंने बात की कि इसका तनु HCl द्वारा पूर्ण जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं, पूर्ण जल अपघटन कराते हैं। देखो 2H2O क्यों लिखा है, यूज तो 3H2 होते हैं, लेकिन एक H2 इसमें से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, 2 का 2 काम में आते हैं, इसलिए मैंने 2H2O यहाँ पर लिखा है। और तनु HCl द्वारा पूर्ण क्या कराते हैं, पूर्ण जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं, पूर्ण जल अपघटन
कराते हैं और पूर्ण जल अपटन पर एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पर आंशिक जल अपटन कराते हैं। क्या कराते हैं? आंशिक जल अपटन। और आंशिक जल अपटन पर क्या निर्माण होता है? एथेनामाइड का निर्माण होता है। एथेनामाइड का निर्माण होता है। और मेंडियस अभिक्रिया में पूर्ण अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं? पूर्ण अपचयन। और पूर्ण अपचयन पर क्या निर्माण होता है? प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। और 10HClH2O जो कि स्टीफन, एस से क्या है? स्टीफन, तो ध्यान रखना है SN + HCl और H2O अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए, तो S से मतलब स्टीफन। स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है? आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन। और आंशिक अपचयन में किसका निर्माण होता है? एथेनॉल या एसीटल्डिहाइड का निर्माण होता है। एथेनॉल या एसीटल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने पढ़ी, क्या पढ़ी? कि एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण किससे किया था? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, तो आपको पता है पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक यौगिक है, तो K+Cn- के रूप में टूटता है। K+Cn- के रूप में टूटता है। और किसका निर्माण होता है? एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। अब इस एल्किल साइनाइड का हम क्या करते हैं? एक तो पूर्ण जल अपटन, एक आंशिक जल अपटन, एक पूर्ण अपचयन और एक आंशिक अपचयन करते हैं। तो इन 4 प्रकार की जो रिएक्शनों पर अलग अलग उत्पादों का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रिएक्शन की। किसकी? नेक्स्ट रिएक्शन की। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है? देखो, नेक्स्ट रिएक्शन की मैं बात करता हूं, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कैसे करेंगे रे बाबू? सबसे पहले एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया वहां हमने की थी किससे? KCN से। यहां करेंगे AgCN से। आपको पता है ये क्या? एल्किल हैलाइड क्या है बच्चों? एल्किल हैलाइड। ये क्या है बच्चों? सिल्वर साइनाइड। और ये सिल्वर साइनाइड जो होता है वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है। सहसंयोजक प्रकृति का होता है। और आपको पता है कि सहसंयोजक जो बंध होता है वो अधिक प्रबल रहता है किसकी बंध की तुलना में? आयनिक बंध की तुलना में। तो यहाँ पर देखो Ag के और Cn के मध्य जो बंध पाया जाता है ये सहसंयोजक बंध होता है। कैसा होता है? सहसंयोजक बंध होता है। अर्थात इस बंध की प्रकृति होती है Ag और Cn के मध्य कैसी होती है? सहसंयोजक। आपको पता है सहसंयोजक बंध प्रबल होता है आयनिक बंध की तुलना में। क्या आसानी से टूटेगा? नहीं टूटता है, आसानी से नहीं टूटता है। जबकि वहाँ इससे पहले हमने एल्किल साइनाइड का निर्माण किया था, वहाँ पर KCN के मध्य कैसा बॉन्ड था? वहाँ पर आयनिक बॉन्ड था। आयनिक बॉन्ड था और आयनिक बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर तो नाभिक स्नेही की तरह कार्बन ने व्यवहार किया था, लेकिन यहाँ पर देखो ये बॉन्ड तो आसानी से नहीं टूटता है। आसानी से नहीं टूटता है तो यहाँ नाभिक स्नेही की तरह कौन व्यवहार करेगा? कि हमारे पास पहले से ही नाइट्रोजन पर 2-2 लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे? ये इस पर आक्रमण कर देंगे और ये बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जाएगा। क्या होगा? बाहर जाएगा। और ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और ये क्या बनेगा? Ag+X- और Agx बनेगा और RNC और क्या बनेगा? Agx। दोबारा से समझेंगे। दोबारा से क्या समझेंगे? देखो मैं यहाँ इसको प्रदर्शित कर रहा हूं। ये तो सहसंयोजक बंध है। क्या है? सहसंयोजक। ये जब सहसंयोजक बंध है, इस बंध की प्रकृति क्या है? सहसंयोजक। तो आपको पता है सहसंयोजक बंध होते हैं वो प्रबल होते हैं आयनिक बंध की तुलना में और आसानी से नहीं टूटते हैं। आसानी से नहीं टूटते हैं। इसलिए Ag और Cn के मध्य जो बंध होता है वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है।
तो यहाँ पर जो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है वो कौन करता है कि इस पर AgCN पे नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। और ये नाइट्रोजन के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इस R पर क्या हो जाते हैं, आक्रमण हो जाता है और X- के रूप में बाहर निकल जाता है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर ये क्या Ag ये इसका अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है, अटैक। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ RX बाहर निकल गया, ये N ने क्या है इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या है कार्बन, क्या है कार्बन। और ये क्या कर रहा है इस टाइप से NC, हाँ NC सही। यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन, ये क्या बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पहले से ट्रिपल बॉन्ड थे, क्या थे ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव के बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जा रहे हैं इसलिए कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव। और यहाँ पर देखो मैं इसको खोल के लिख देता हूँ एक बार जो आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, AgC ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ देखिए यहाँ तो 3 बॉन्ड है, क्या टूट पाएंगे नहीं, या एकल बॉन्ड है क्या टूट पाएगा, टूट तो सकता था लेकिन ये किस प्रकार का है सहसंयोजक प्रकृति का है। और इससे हमको नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पहले से ही प्रेजेंट है तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस पर क्या कर दिए जाते हैं, डोनेट कर दिए जाते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये बॉन्ड बंद के इलेक्ट्रॉन इधर देगा, जैसे ही ये इधर जाएगा ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इधर बंद के इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड, जबकि नाइट्रोजन ने एल्किल ग्रुप से क्या बनाया, एक बॉन्ड बनाया। और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 की जगह 4, इसलिए क्या आया पॉजिटिव। और इन बॉन्डों को मैं देखो इस टाइप से प्रदर्शित कर सकता हूँ, इस टाइप से प्रदर्शित कर सकता हूँ। कैसे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उस पर एक इस टाइप से प्रदर्शित कर सकते, किस टाइप से, इस टाइप से। जिधर नेगेटिव होता है उधर की तरफ एरो होता है, जिधर पॉजिटिव होता है उधर की तरफ टेल होती है। तो इससे मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो दोबारा से समझेंगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ कराते हैं, AgCN के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। जब इससे पहले हमने पढ़ी थी एल्किल साइनाइड, जब किसकी अभिक्रिया, जब हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे की थी, पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। लेकिन AgCN के साथ एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब इसका हम क्या करते हैं, वही अपचेन RN ट्रिपल बॉन्ड C, एक तो कंप्लीट अपचेन सोडियम एथेनॉल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सोडियम एथेनॉल के द्वारा किया जाता है। और एक हम बात करें इसका जल अपघटन की, किसकी, जल अपघटन की, किसकी, ये तो पूर्ण अपचयन। देखो पूर्ण अपचयन पर क्या बनेगा, H और 3 यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे, मैथिल ग्रुप। तो क्या बनेगा RNCH3 और एक यहाँ पर क्या जुड़ेगा H। तो कितने डिग्री, 2 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। कितने डिग्री एमीन का, 2 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। कितने डिग्री, 2 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। अब मैं इसके जल अपघटन की बात करूं, किसकी, जल अपघटन की। 2 डिग्री एमीन का निर्माण कैसे हुआ कि हमने 4 हाइड्रोजन जोड़े, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन पर, 3 हाइड्रोजन कार्बन पर, तो क्या बना RNHCH3। और 2 डिग्री एमीन है क्योंकि आपको पता है कि NH2 होता है वो तो 1 डिग्री होता है, NH जो होता है वो 2 डिग्री होता है। कितना, 2 डिग्री। और यहाँ पर क्या है NH, क्या है NH, तो इसलिए क्या है 2 डिग्री एमीन। लेकिन इसका मैं क्या कराऊं, पूर्ण जल अपघटन कराऊं तो आपको पता है OH पूर्ण जल अपघटन, क्योंकि ये तो कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका जल अपघटन नहीं होगा तो नीचे वालों का। तो क्या बना RNH2 एमीन प्लस एक कार्बन पर 2 OH, एक कार्बन पर 2 OH। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं, देखो HCOOH, HCOOH जिसे कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। तो क्या बना
एक तो प्राइमरी एमीन बनी और एक फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। किस पर? किस पर निर्माण होता है? जल अपघटन पर। किस पर? जल अपघटन पर। तो दोबारा से देखेंगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ करते हैं तो KCN के साथ करते हैं साइनाइड का निर्माण होता है, लेकिन जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ करते हैं तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, क्योंकि AgCN में Ag और C के मध्य जो बॉन्ड होता है वो सहसंयोजक बंध होता है, इसलिए आसानी से नहीं टूटता है। और नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करते हैं और एल्किल हैलाइड के कार्बन परमाणु पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं और AgX क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। अब इसका हम क्या करते हैं? इसका पूर्ण अपचयन कराते हैं तो 2 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? जल अपघटन। तो जल अपघटन करवाने पर प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। तो अब देखो, मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। इस R की जगह क्या लगा दूँ? CH3, तो मैथिल हैलाइड क्या हो गया? मैथिल हैलाइड। क्या हो गया? मैथिल हैलाइड। और इस मैथिल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ करते हैं तो क्या बनता है? मैथिल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? मैथिल आइसोसाइनाइड। और यहाँ पर फिर मैं मैथिल R की जगह क्या लगा दूँ? मैथिल ग्रुप। और मैथिल आइसोसाइनाइड का एक तो पूर्ण अपचयन कराऊँ, क्या बनता है? पूर्ण अपचयन कराने पर NN डाइमेथिल एमीन। NN डाइमेथिल एमीन क्या नाम होगा? NN डाइमेथिल एमीन। NN डाइमेथिल एमीन। और यहाँ बात करूँ तो ये प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है या एथेनेमीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप अब एक नोट लगाएंगे कि क्या कारण है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ कराते हैं तो KCN के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, लेकिन जब इसकी अभिक्रिया AgCN के साथ कराते हैं, AgCN के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्यों? समझाइए। तो देखो भाई, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, लेकिन जब इसकी अभिक्रिया AgCN के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो देखो, ये एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने सबसे पहले कराई थी KCN के साथ, और मैंने क्या बनाया था? यहाँ से KX निकाल दिया और RCN का निर्माण हो गया। फिर यहाँ पर इसका आंशिक जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन, आंशिक अपचयन, पूर्ण अपचयन कराया था, जिसको हमारे से मतलब नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अब यहाँ पर AgCN के साथ कराऊँ तो यहाँ पर AgX ही निकलता है, लेकिन एल्किल साइनाइड का निर्माण ना हो करके एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्यों? समझाइए। एल्किल साइनाइड का निर्माण ना होकर के एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्यों? समझाइए। तो देखो, यहाँ पर हम KCN की बात करें, KCN जो होता है पोटेशियम साइनाइड या आयनिक प्रकृति का होता है। कैसा होता है? आयनिक प्रकृति। आयनिक प्रकृति क्या होने के कारण एक K+Cn- के रूप में टूट जाता है। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन परमाणु पर होता है, अर्थात ये जो नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करता है KCN में, वो कौन करता है? कार्बन परमाणु। कौन करता है? कार्बन परमाणु। और कार्बन परमाणु का जो आक्रमण है वो किस पर? एल्किल ग्रुप वाले कार्बन पर हो जाता है और क्या बनता है? RCN का निर्माण होता है। लेकिन AgCN की हम बात करें, AgCN की बात करें तो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, और इसकी बात करें AgCN सहसंयोजक प्रकृति का होता है, जिसमें सिल्वर Ag और कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? सहसंयोजक प्रकृति का। कैसा होता है? सहसंयोजक प्रकृति का। और आपको पता है एक सहसंयोजक बॉन्ड होता है वो अधिक प्रबल रहता है आयनिक बंध की
तुलना में। तो यहाँ पर KCN के मध्य ये जो बॉन्ड है ये तो आसानी से टूट जाता है, लेकिन AgCN के मध्य जो बॉन्ड होता है वो आसानी से नहीं टूटता है। और आसानी से नहीं टूटने के कारण यहाँ पर नाभिक स्नेही का जो व्यवहार करता है वो नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युग्म करते हैं। और यहाँ पर AgX बाहरी निकलता है, लेकिन RNC कौन सा बॉन्ड बना रहा है, N, तो RNC या एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, और कौन कौन से पढ़े थे, कार्बोकैटायन जितना अधिक स्टेबल बनेगा उस कार्बोकैटायन के संगत एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम भी उतना ही होता है, अर्थात 3 डिग्री SN1 के प्रति 3 डिग्री, फिर उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम जो होता है मेथिल हैलाइड होता है। फिर हमने पढ़ी थी कि SN1 अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में रेशमिक मिश्रण बनता है, अर्थात 50% तो डी रूप बनता है, 50% एल रूप बनता है, और दोनों के समांगी मिश्रण को या सममोलर मिश्रण को समणुक मिश्रण को क्या कहते हैं, रेशमिक मिश्रण कहते हैं। फिर हमने दूसरी बात की थी किसकी, SN2 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। आपको पता है सबसे पहले तो एल्किल हैलाइड यदि उसमें बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो उसकी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगा, इसलिए मेथिल हैलाइड आसानी से अभिक्रिया देता है क्योंकि नाभिक स्नेही का अटैक उस पर आसानी से हो जाता है। दूसरी हमने पढ़ी थी इसमें बाल्टन प्रतिपन की या बाल्टन प्रतिलोमन की या बाल्टन इन्वर्जन की परिघटना। इसमें मैंने बताया था यहाँ पर जो उत्पाद का जो विन्यास प्राप्त होता है वो अभिकारक के विन्यास का विपरीत होता है, अभिकारक के विन्यास का विपरीत होता है। और इस परिघटना के बारे में सर्वप्रथम बाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इस परिघटना को बाल्टन प्रतिलोमन या बाल्टन प्रतिपन या बाल्टन इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा था जब एल्किल साइनाइड का निर्माण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, एग्जाम्पल सबसे पहले किसका निर्माण, एल्किल साइनाइड का निर्माण किससे करते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। और पोटेशियम साइनाइड कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक, किसका निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड का, किसका निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड का। और फिर हमने क्या उसमें किए थे, इसका पूर्ण जलपटन पर आंशिक जलपटन, पूर्ण जलपटन तनु एचसीएल के द्वारा करते हैं, आंशिक जलपटन किसके द्वारा करते हैं, पूर्ण जलपटन में एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। आंशिक जलपटन किसके द्वारा किया था, सांद्र HCl के द्वारा, किसके द्वारा, सांद्र HCl के द्वारा। और किसका निर्माण हुआ था, एथेनामाइड का निर्माण हुआ था, किसका निर्माण हुआ था, एथेनामाइड का निर्माण हुआ था। फिर हमने अपचयन कराया था सोडियम एथेनॉल द्वारा, किस पूर्ण अपचयन, कौन सी अभिक्रिया है, मेंडियस अभिक्रिया, कौन सी है, मेंडियस अभिक्रिया, किसका निर्माण होता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। और आंशिक अपचयन पर एथेनॉल का निर्माण, कौन सी अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में, SN + HCl + H2O, SN10 + HCl + H2O। और क्या नाम है इस अभिक्रिया का, स्टीफन अभिक्रिया। और एथेनॉल का निर्माण होता है या एल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होकर क्या होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्यों होता है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण साइनाइड की जगह, कि आपको पता है KCN तो प्रबल होता है, आयनिक प्रकृति का होता है, लेकिन AgCN कैसा होता है, कोवेलेंट प्रकृति का, सहसंयोजक प्रकृति का होता है। और AgCN के मध्य, Ag और कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होता है वो अधिक प्रबल होता है, इसलिए आसानी से नहीं टूटता है। इसलिए नाभिक स्नेही का जो व्यवहार करता है कार्बन CN AgCN में नाइट्रोजन एटम पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या किए जाते हैं, दान दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही के रूप में दिए जाते हैं, और एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। फिर हमने एल्किल आइसोसाइनाइड का हमने क्या किया था, अपचयन किया था और जलपटन किया था। इसके बाद हमने इसमें अंतर क्वेश्चन था कि क्या कारण है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, लेकिन AgCN के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। वो मैंने क्या बताया था, AgCN सहसंयोजक प्रकृति का होता है, KCN आयनिक प्रकृति का होता है। और सहसंयोजक जो प्रकृति होते हैं वो आसानी से, सहसंयोजक प्रकृति होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है सहसंयोजक वो आसानी से नहीं टूट पाता है, जबकि आयनिक प्रकृति का जो बॉन्ड होता है वो आसानी से टूटता है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।